दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम एकेडमी में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जो आज का क्लासेस है, हम लोग इस क्लास में बात करेंगे क्लास 10 का, जो हमारा हिस्ट्री का सेशन चल रहा था, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो हम लोग उस सेशन में हम लोग असहयोग आंदोलन और असहयोग आंदोलन के अलग अलग धाराओं का हम लोग टॉपिक देख रहे हैं। तो इससे पहले जो टॉपिक था, उस टॉपिक पे हम लोगों ने देहातों के बारे में देखा था, और उसमें से हम लोगों जो अवध है, अवध के किसान का नेतृत्व करने वाले सन्यासी बाबा रामचंद्र के बारे में और कांग्रेस के साथ उनका मिलना और जिस तरह का एक प्रोसेस था, हम लोगों ने उसके बारे में देखा। तो आज हम लोग देहात के ही जो टॉपिक है उसमें एक जो दूसरा आपका उदाहरण दिया हुआ है, वो उदाहरण है आपका आंध्र प्रदेश के किसानों का। तो हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप अगर आप नए बच्चे हो, जो लोग चैनल पर नए विजिट कर रहे हो, तो सबसे पहले पीछे वाला जो वीडियो है आप वो देख लो, फिर जाके आप ये वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि जिस तरह का हम लोग वीडियो बना रहे हैं उसमें आपको कितना हेल्पफुल हो रहा है। तो उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं तो क्या कीजिए, प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, जो बेल का आइकन आता है उसको भी क्या करना है, प्रेस जरूर कर देना है। तो हम लोगों ने जो हम लोगों ने वीडियो लिया था देहातों में आंदोलन की धारणा, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि अवध में किसानों का नेतृत्व किया था, और अवध में जो किसान आंदोलन हुआ था वो आंदोलन वहां के ताल्लुकदार और किसानों के बीच हुआ था, यानी कि जमींदार और जो ताल्लुकदार वर्ग हैं उनके बीच में हुआ था। और उस किसान आंदोलन का नेतृत्व सन्यासी बाबा रामचंद्र ने किया था। और बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जब अवध का दौरा करने के लिए गए, तो उस दौरान बाबा रामचंद्र और इनके जो सहयोगी थे उन्होंने मीटिंग बुलाई, और देखते देखते कुछ ही महीनों में 300 से ज्यादा ब्रांचेज पूरे हुए। किसका? तो अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व में। फिर बाद में 1921 में ये लोग जाके असहयोग आंदोलन में मिलते हैं और वहां से प्रचार प्रसार शुरू करते हैं असहयोग आंदोलन का। ये एक अलग तरह का विचारधारा के बारे में हम लोगों ने वहां पे देखा था। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि अब ये तो एक्चुअली किसान लोग थे, है ना, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे कि आदिवासी किसानों के बीच में कैसे आंदोलन फैला। अब हम लोग किस पे बात करेंगे कि आदिवासी जो किसान हैं उनके बीच में आंदोलन की भावना कैसे फैली, हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो समझिएगा मेरा बात कि गांधी जी ने जो एक तरह का मैं बोल सकता हूं जो विचारधारा लोगों के सामने प्रकट किया असहयोग आंदोलन का, कि भाई हमें हिंसा नहीं करना है और हमें असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाना है बिना किसी झगड़े झंझट का, ठीक है। लेकिन इस क्षेत्र में, इन आदिवासी क्षेत्रों में जब आंदोलन फैला तो गांधी जी का जो विचारधारा था उसका पूरा विपरीत फैला। हम लोग उसके बारे में देखेंगे। लेकिन क्या विचारधाराएं थी गांधी जी की? आपको तो पता है कि पदवी का त्याग करो, स्वराज को प्राप्ति करने के लिए लगातार अथक प्रयास करो बिना किसी के साथ लड़ा झगड़ा किए हुए, ये गांधी जी का मानना था। तो अगर हम लोग बात करेंगे आदिवासी किसान आंदोलन का, तो आदिवासी किसानों ने जो महात्मा गांधी का जो संदेश था वो स्वराज के विचार का, उसका वो लोग अलग ही मतलब निकाल के आंदोलन करना चाह रहे थे या कर रहे थे, और जिसके कारण इनका मैं बोल सकता हूं ये जो आदिवासी किसान है उनको असहयोग आंदोलन का ज्यादा समर्थन नहीं मिला या गांधी जी का ज्यादा समर्थन नहीं मिला। कारण क्या था हम लोग देखेंगे। लेकिन आप लोग इस बात पे नोट करना कि जिस तरह का विचारधारा गांधी जी ने फैलाया था स्वराज के लिए, या जिस तरह का संदेश था असहयोग आंदोलन के लिए, तो इनका जो सोच था ये पूरा तरह से अलग था। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो ये लोग हिंसा के पुजारी थे। बस इतना आप लोग जान लो, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं जो आदिवासी जो किसान आंदोलन हुआ था, हम लोग ये जो आंदोलन था ये आंध्र प्रदेश के गुंडेम पहाड़ी इलाकों में हुआ था। कहां पे? आंध्र प्रदेश का जो गुंडेम पहाड़ी इलाका है, इन क्षेत्रों में इन आंदोलनों को देखा गया था। तो समझिएगा, ये जो गुंडेम पहाड़ी जाति के लोग हैं, ये लोग 1920 के दशक की शुरुआत से ही उन क्षेत्रों के जो सरकार है, चाहे वो ब्रिटिश सरकार का बात करो, क्योंकि उस समय ये लोग ताल्लुकदारों से नहीं, या मैं बोलूंगा जो भी कुछ वहां के जमींदार थे उनसे नहीं, लेकिन ये लोग ज्यादा खफा या ज्यादा नाराज किससे थे? तो ये लोग ब्रिटिश सरकार से नाराज थे, वहां की सरकार व्यवस्था से नाराज थे। तो ये लोग 1920 के दशक से ही
के शुरुआत से ही क्या किया था कि अपने क्षेत्रों में आंदोलन चला रहे थे, और वो आंदोलन इतना उग्र था कि इसका नाम गुल्लीरा आंदोलन रखा गया। क्या हो गया कि 1920 के दशक से ही ये लोग आंदोलन को शुरू करना स्टार्ट कर चुके थे अपने क्षेत्रों में। तो ये कहां चला था? तो आंध्र प्रदेश की जो गुंडेल पहाड़ियां हैं वहां पे चला था। आपके पास क्वेश्चन आएगा, आप आराम से कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें कि आखिर इस आंदोलन को, जो गुर्रिल्ला आंदोलन था, इस तरह का जो आंदोलन था, ये कांग्रेस स्वीकार कभी नहीं कर सकती थी। कारण क्या था? क्योंकि मैंने पहले बोला कि ये गांधी जी का जो स्वराज का विचार है उस आंदोलन से पूरा उल्टा था। गांधी जी हिंसा नहीं चाहते थे, और ये लोग का मानना था कि हमें हिंसा करेंगे तभी जाके हम आजाद या स्वराज हमें प्राप्त हो सकता था। तो इसीलिए जो ये गुर्रिल्ला जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन को कांग्रेस ने कभी नहीं स्वीकारा, और इस आंदोलन को कभी भी कांग्रेस ने अपना समर्थन नहीं दिया। बात क्लियर है? लेकिन मैं बात करूं कि आखिर ये जो आंदोलन था, ये आंध्र प्रदेश का जो गुंडेल पहाड़ी इलाका है, इन क्षेत्रों में आंदोलन क्यों हुआ भाई? ऐसा क्या कारण था? थोड़ा हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करें आंदोलन के कारण का, तो समझिएगा कि जिस तरह की सरकारी क्षेत्र, चाहे वन क्षेत्र हो, देहातों में खास करके, तो कोई भी बड़े वन क्षेत्रों में आप नहीं जा सकते हो। उसका कारण था, उसका कारण आप लोग जब आगे पढ़ोगे, क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा कि रेल की जो पटरियां होती हैं उनमें स्लीपर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऐसे जो रेल की पटरी बिछी हुई है, तो दोनों के बीच में ऐसे करके लकड़ी लगा होता है ताकि ये जो पहिया है वो दोनों एक जगह टिके, उन्हीं को स्लीपर बोला जाता था। तो स्लीपर के लिए अंग्रेजों को लकड़ी चाहिए होता था, और ये जो आदिवासी किसान लोग होते हैं, इनका जीवन यापन ज्यादातर कहां से चलता था? जंगलों से चलता था। तो ये लोग क्या करते थे कि जंगल में छोटे छोटे पेड़ों को काट देते थे, बड़े बड़े पेड़ों को काट देते थे और अपना गुजर बसर करते थे, या उनसे उनको हानि पहुंचा के। तो अंग्रेजों को लगता था कि अगर आदिवासियों को रोका जाएगा तो हमें स्लीपर प्राप्त करने वाले जो सखुआ के लकड़ी है वो हमें ज्यादा मात्रा में मिलेंगे, क्योंकि तब ये जो इन क्षेत्रों के जो लोग हैं उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि इनके क्षेत्र को और अलग अलग जो वन क्षेत्र है उनमें क्या किया कि लोगों को प्रवेश में पाबंदी लगा दिया। पहला काम। दूसरा काम क्या किया कि जंगलों में मवेशी चराने तथा जलावन की लकड़ी लाने एवं फूल या फल बीनने के लिए क्या किया? पाबंदी लगा दिया। तो जब इन सारे चीजों का पाबंदी लगा कि उनकी जीविका पे बहुत ज्यादा संकट हुआ और उनकी रोजगार की स्थिति में खतरा पैदा हुआ, और धीरे धीरे उनका रोजगार कम होने लगा। क्योंकि आपको पता है कि उस समय के जो लोग थे वो लोग इन्हीं चीजों से अपना गुजर बसर करते थे कि वो लोग जंगल पे जाएंगे, औषधि लाएंगे, और जो भी कुछ वन से उत्पादित वस्तुएं होती है उनको लाना होता है, वो लोग खाते थे या फिर उनको बाजार में जाकर बेचते थे। साथ में जलावन के लिए लकड़ी लाते थे, और जलावन लकड़ी बाजार में बेचने भी जाया करते थे। तो इन सारे चीजों पे जब पाबंदी लगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इन आदिवासियों के मन में अंग्रेजों के प्रति बहुत ज्यादा उग्र व्यवहार स्टार्ट हुआ, और इसके कारण, इन पाबंदियों के कारण मैं बोल सकता हूं कि जो आदिवासियों की जो प्रतिक्रिया थी अंग्रेजों के प्रति, उसमें कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिला। तो अगर हम लोग बात करें पहला अगर प्रतिक्रिया का, या पहला क्या हो, जब इन पाबंदियों को लगाया गया कि भाई आप जंगलों में नहीं जा सकते हो, आप मवेशियां नहीं चरा सकते हो, आप फूल नहीं बीन सकते हो, फल नहीं बीन सकते हो, तो फिर उनसे अंग्रेजों के साथ उनका जो संबंध था वो बहुत दुश्मनी भरा होने लगा। दोनों के बीच में दीवार जो होता है वो बहुत ज्यादा मोटा होने लगा। तो इसके कारण आदिवासियों की जो प्रतिक्रिया थी इन सारे पाबंदियों को लगाने के बाद, तो आदिवासियां लोग इन पाबंदियों से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा ये लोग परेशान हो गया, और उसी कारण इनके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा कि हम लोग को इन सारे चीजों पे रोका गया। और सबसे बड़ा अगर मैं प्रॉब्लम का बात करूं तो इनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा, क्योंकि ऐसे लोग जो लोग इन कामों के द्वारा अपना गुजर बसर करते थे, इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ा। साथ में इन्हें लगता था कि ये हमें पाबंद केवल जंगल में घुसने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो हमारे परंपरागत अधिकार है उनको ये लोग छीन रहे हैं। लोगों के मन में क्या लगा कि ये हमें जंगल में घुसने और ये सारे काम के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो हमारी परंपरा है उस परंपरा के अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं।
तो आप बताओ, दुनिया में युद्ध ही होने का कारण है कि उनकी जो मन की इच्छा है, जो मनोकामना है, उसका पूरा ना होना। और अगर वो सवाल आ जाए अपने देश के प्रति या अपने परंपरा के प्रति, तो एक बिच्छू भी डंक मारने के लिए रेडी हो जाता है। तो जब यहां पे ये बात चलना शुरू हो गया कि उनको जब लगा कि ये लोग हमारे धारणाओं के साथ खेल रहे हैं, हमारे परंपराओं के साथ खेल रहे हैं, तो ये जो आंदोलन था, आंध्र प्रदेश का जो गुंडेम पहाड़ी आंदोलन था, ये बहुत ज्यादा उग्र रूप ले लिया और 1920 के दशक के शुरुआत में ही ये गुल्लारी आंदोलन इन क्षेत्रों में फैल गया। आखिर ये तो सबसे बड़ा कारण था, ये तो कारण था, लेकिन अगर आंदोलन का और एक जो कारण का बात करो, जो मुख्य कारण था, जिसके कारण, जिस तरह से हमें बोल सकता हूं, सन्यासी बाबा रामचंद्र एक गिरमिटिया मजदूर था और इसने जिन मुख्य कारणों के कारण विद्रोह किया, क्योंकि देखो बोला गया ना कि आग लगने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है और आग को भड़काने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। तो इन सारे पाबंदियों ने आग तो लगाया, लेकिन आग को भड़काने का काम जैसे घी करता है, तो ये घी वाला काम कब किया? जब घी वाला काम का मैं बात करूं ना, तो उन क्षेत्रों में जब सड़कें बन रही थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, क्योंकि जंगलों से स्लीपर लकड़ी ले जानी थी, तो जब अब यातायात को ठीक करेगा तब तो वो लोग विकास कर पाएगा ना। तो जब उन क्षेत्रों पे सड़कें बन रही थी, तो उनको बोला गया कि आप बेगार करो, क्या करो? बेगार करो। और बेगार करने के लिए उनको मजबूर किया गया। अब बेगार क्या था, मैंने पिछले क्लास में बताया कि आपको काम करने के लिए बोला जाता है, लेकिन काम को आपको पैसा नहीं मिलता है, तो सभी लोगों को बेगार करना पड़ता था। तो अब बताओ, ये इन पाबंदियों के लिए पहले तो वो लोग गुस्सा और परेशान थे इनको, कि उनको लगता था कि वो हमारे पारंपरिक अधिकार को छीन रहे हैं। अब उनको काम करवाया जा रहा था, शोषण करवाया जा रहा था, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा था। तो अब मन में गुस्सा आएगा ना, ये गुस्सा अब क्या हो गया कि घी डालने का काम किया इस काम ने, और ये आंदोलन और ज्यादा उग्र हो गया। क्या हो गया? और ज्यादा उग्र हो गया। तो ये जो गुंडेम पहाड़ी क्षेत्रों में जो ये गुल्लीरा जो आंदोलन चला था, इस आंदोलन का अगर मैं बोलूं कि नेतृत्वकर्ता का मैं बात करूं, तो क्या नाम था? मैं अल्लारी सीताराम राजू। क्वेश्चन आपके पास आएगा कि आंध्र प्रदेश की गुंडेम पहाड़ी इलाकों में जो किसान आंदोलन हुआ, उसके नेता कौन थे या उसका नेतृत्व किसने किया था? तो क्या बात करें गुल्लारी सीताराम राजू का, तो इसके व्यक्तित्व के बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं भाई। तो सीताराम गुल्लारी जो राजू था, इसका व्यक्तित्व बहुत ही दिलचस्प था। क्यों दिलचस्प था? उसका भी रीजन है। तो इसने दावा किया था, ये सीताराम राजू ने दावा किया था कि इसके पास बहुत सारी विशिष्ट शक्तियां हैं। क्या है? इसके पास बहुत सारी विशिष्ट शक्तियां हैं जो इसको दूसरे से अलग करती है भाई। तो आखिर वो विशिष्ट शक्तियां क्या क्या है? तो पहला बात कि ऐसा सीताराम राजू का मानना था कि वो जो खगोलीय अनुमान है वो सटीक लगाता है कि वर्षा कब होगा, है ना, या फिर पूर्णिमा कब लगेगा, अमावस्या कब लगेगा, है ना, कब आपका भूकंप आने वाला है। तो ये जो खगोलीय जो अनुमान है वो सटीक खगोलीय अनुमान लगाने का काम करता था। कौन? अल्लारी सीताराम राजू। साथ में इनको जड़ी बूटियों का भी ज्ञान था और ये एक वैद्य आदमी भी थे, तो ये लोगों को स्वस्थ भी कर सकते थे। साथ में पता नहीं लोगों का, अगर मैं वहम का बात करूं या उनका आस्था का बात करूं, कि इनका मानना था कि कोई भी गोली उन्हें कभी नहीं मार सकती। इनका क्या मानना था कि गोली कभी उनको नहीं मार सकती। रीजन क्या था कि अल्लारू सीताराम राजू को एक बार गोली लगा था और वो गोली लगने से बच गए थे, तो लोगों का मानना था कि इनको गोली कभी नहीं मार सकती। तो इन सभी कारणों के कारण जो भी विद्रोही थे जिन्होंने अल्लारू सीताराम राजू का समर्थन किया, इन्होंने बोला कि ये जो सीताराम राजू है ये चमत्कृत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति है, और इन्हीं के कारण जो सीताराम राजू का समर्थन करने वाले लोग थे उनका मानना था कि सीताराम राजू ईश्वर का अवतार है। क्या मानना था? सीताराम राजू ईश्वर का अवतार है।
तो अगर किसी क्षेत्र में वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको अचानक भगवान का दर्शन हो जाए, क्या हो जाए, अचानक उनको भगवान का दर्शन हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि सारे लोगों की मनोकामना अब इसी भगवान के ऊपर टिक जाएगी कि अब ये भगवान ही हमें तार तार कर सकता है, हमें नैये से पार कर सकता है। तो जब सीताराम राजू ने इन क्षेत्रों में गुल्लारी आंदोलन के द्वारा, क्योंकि देखो गुल्लारी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका नाम अल्लारू था, तो इसीलिए इनका नाम गुल्लारी इन क्षेत्रों पे पड़ा था, ठीक है। तो गुल्लारी आंदोलन जब उग्र रूप से फैला तो लोगों ने सीताराम राजू का समर्थन किया और अंग्रेजों का विद्रोह करना शुरू किया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये जो सीताराम राजू है, ये महात्मा गांधी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित था और महात्मा गांधी जी के कहे हुए बातों पे ये चलने वाला व्यक्ति था। और साथ में मैं बात करूं तो अगर महात्मा गांधी के जो भी काम थे उनका ये बहुत ज्यादा गुणगान करते थे कि महात्मा गांधी जैसा नेता आज तक पैदा नहीं हुआ है और उन्हीं के कारण हम लोग आजाद होंगे, उनके पद चिन्हों पे चलेंगे तो हम लोग आजाद होंगे। ये मानना था किसका, सीताराम गुल्लारी राजू का, कि उनसे वो बहुत अधिक प्रभावित था, उनका गुणगान करते थे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ऐसा क्या था कि हम लोगों ने बोला कि ये जो गांधी जी का जो संदेश था या जो स्वराज का जो विचार था, उस विचार से ये जो गुल्लारी सीताराम राजू का जो वहां पे आंदोलन हुआ वो पूरा अलग था। हम लोगों ने देखा कि वो गांधी जी से प्रभावित था, गांधी जी के कहे बातों पे चलता भी था और गांधी जी के गुणगान भी करता था। लेकिन क्या कारण था कि गांधी जी का जो संदेश था, स्वराज के प्रति जो विचार था, उसमें इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला और असहयोग आंदोलन जैसे बड़ा एक जन आंदोलन ने इनका समर्थन नहीं किया, इन क्षेत्रों का समर्थन नहीं किया। तो उसके बारे में भी लिखेंगे। लेकिन समझिएगा, अगर मैं असहयोग आंदोलन का और राजू का बात करूं कि असहयोग आंदोलन के प्रति राजू का क्या विचार था, तो असहयोग आंदोलन से भी राजू बहुत ज्यादा प्रेरित था और इसने अपने क्षेत्रों में क्या किया कि बोला कि आप लोग खादी कपड़ा ही पहनो। क्योंकि देखो अब उस क्षेत्र के लोग अल्लारू सीताराम राजू को तो ईश्वर का अवतार मानते हैं, तो अब ये जो बोलेगा वही होने वाला है। तो इसने क्या किया कि अपने क्षेत्र में लोगों को बोला कि आप लोग खादी का ही कपड़ा पहनो। क्या बोला, अपने खादी का ही कपड़ा पहनो और आप लोग जो शराब होता है उस शराब को आप लोग छोड़ दो। तो इन सारे कामों को करने के लिए बोला और अपने ढंग से इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। मैंने क्या बोला कि इन्होंने बोला कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो और खादी वस्त्र को पहनो और जो विदेशी शराब आता है उसको भी छोड़ दो। तो जब इसने इन दोनों चीजों को छोड़ने के लिए बोला तो मैं बोल सकता हूं कि अल्लारू सीताराम राजू ने अपने तौर पर असहयोग आंदोलन शुरू किया अपने क्षेत्रों में। आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन अभी भी बात था कि किन कारणों के कारण असहयोग आंदोलन इनसे नहीं जुड़ा या ये लोग अपने आप एक असहयोग आंदोलन खड़ा किया, या मैं बोल सकता हूं कि ये गांधी जी के स्वराज के विचार से किस तरह अलग था। तो समझिएगा कि अंग्रेजों के प्रति अगर मैं राजू का विचार का बात करूं या मैं गांधी जी का विचार का बात करूं, तो पहले गांधी जी का विचार का बात करते हैं। मैंने स्टार्टिंग पे ही बोला कि गांधी जी का मानना था कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता है, जो चीज शांति से हो जाएगी उन्हें शांति से ही उनको सल्टा लेना चाहिए। लेकिन अल्लारू सीताराम राजू का मानना था कि भारत में अहिंसा के बल पर ही, क्या बोल रहा है कि भारत में अहिंसा के बल पर नहीं कि आप मुझे मारोगे तो मैं एक गाल के आगे दूसरे गाल लागू कर दूंगा, ऐसा नहीं कि आप मुझे मारोगे तो मैं एक गाल के बजाय मैं दूसरा गाल भी आगे कर दूंगा। तो ऐसा नहीं, अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल के प्रयोग के द्वारा ही आजाद हो सकते हैं, ऐसा किनका मानना था, सीताराम राजू का मानना था। और गांधी जी का क्या मानना था कि हमें हिंसा नहीं करना है, हमें हिंसा नहीं करना है, हमें अहिंसा के रास्ते पे चलना है। तो बस ये अहिंसा का मार्ग को छोड़कर जो हिंसा का मार्ग अल्लारू सीताराम राजू ने अपनाया, इसी कारण से इन क्षेत्रों में मैं बोल सकता हूं कांग्रेस का, या मैं बोल सकता हूं कि जिस तरह का उग्र आंदोलन चला था तो कांग्रेस ने इस आंदोलन को स्वीकार नहीं किया और अपने साथ मिलाने का काम नहीं किया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ऐसा नहीं कि अगर कांग्रेस इनका समर्थन नहीं करती तो इन क्षेत्रों में आंदोलन नहीं चलता, बल्कि तब भी यह आंदोलन बहुत भारी मात्रा में चला। और अंततः अगर मैं बात करूं तो गुंडेम का एक मैं बोलूंगा कि गुंडेम का एक पुलिस स्टेशन था। क्या था? एक पुलिस स्टेशन था। उस पुलिस स्टेशन को इन्होंने इसी मोटो के कारण कि अहिंसा से देश आजाद नहीं हो सकता, देश को आजाद कराने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सीताराम राजू ने क्या किया कि गुंडेम का एक पुलिस में वो स्टेशन था, यहां पे क्या किया
यहाँ पे इस अधिकारियों को मारने की कोशिश किया। क्या किया कि गुंडे इलाके पे आक्रमण, गुंडे इलाका का जो पुलिस थाना था यहाँ पे आक्रमण कर दिया अपने सैनिकों के साथ, और यहाँ के जो ब्रिटिश जो कर्मचारी है उनको मारने का कोशिश किया। तो उस दौरान ये विफल हो जाते हैं और पुलिस के द्वारा ये क्या होते हैं, पकड़े जाते हैं। और ये डेट आप लोग याद रखिएगा, डेट मैं यहाँ पे कर देता हूं 1924 में। कब का बात कर रहा हूं, 1924। तो 1924 में अल्लारू सीताराम राजू को क्या करता है, फांसी पे चढ़ा दिया जाता है, और फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। और इसी तरह इस क्षेत्र का जो उग्र, मैं बोल सकता हूं गुलरीला जो आंदोलन था, वो धीरे धीरे दबना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ का जो नेता था अल्लारू सीताराम राजू वो मर चुके थे। कब, 1924 में। उनको अंग्रेजों ने क्या किया था, फांसी दे दिया था। ठीक है, तो बात आता है कि जब इनको फांसी दिया गया तो उसके बाद से ये, जब इनको फांसी से लटका दिया गया तो अब और ज्यादा इनकी लोकप्रियता बढ़ी, और इन क्षेत्रों में असहयोग आंदोलन का और ज्यादा से विद्रोह हुआ। और ये जो मैं बोल सकता हूं कि जो आंध्र प्रदेश का जो गुंडेम पहाड़ी इलाका है, इन क्षेत्रों से असहयोग आंदोलन को भारी मात्रा में सहयोग मिला। तो हम लोगों ने अभी तक जो देखा उस, तो एक धारा जो था वो शहरी क्षेत्रों में मध्यम वर्ग के द्वारा हम लोगों ने देखा, तो वो अविकल्पता के आधार पे वहां पे आंदोलन सही ढंग से चलानी, और कुछ टाइम जाके वैकल्पिकता के आधार पे वो धीमा हो गया। फिर हम लोगों ने अवध के नेता के बारे में देखा, तो जिस तरह का गांधी जी और कांग्रेस ने जिस तरह का आंदोलन चलाया, उस आंदोलन से उन सारे क्षेत्रों के लोग ज्यादा प्रभावित नहीं हुए, उनको अच्छा नहीं लगा। और हम लोगों ने फिर बात किया ये आंध्र प्रदेश का जो गुंडेम पहाड़ी इलाका है, यहां पे हम लोगों ने बात किया, तो यहां का जो आंदोलन था ये अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया। तो ये अलग अलग जो धारणाएं थे, लेकिन तो भी असहयोग आंदोलन चला, और फिर बाद में बगान के मालिकों को प्रभावित किया। तो जब हम लोग अगला टॉपिक लेंगे तो हम लोग डिस्कशन करेंगे कि असहयोग आंदोलन ने बगान मालिकों पे किस तरह का प्रभाव डाला, या किस तरह का व्यवहार किया। तो आप इस टॉपिक को अपने बुक में अच्छे से उतार लो, जैसे मैंने आपको लिखा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। साथ में बता दूं कि जो लोग चैनल पे नए हैं, क्या करना है, प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल का आइकन क्या करना है, जरूर प्रेस करना है, ताकि मैं जितना भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके और आप देख सको। रही बात वीडियो की, तो कुछ दिन के थोड़ा लेट हो गया वीडियो आने में, कारण बिजली का था, थोड़ा बिजली का समस्या चल रहा है हमारे क्षेत्र में। कुछ जो बिजली के खंभे हैं वो गिर गए हैं बारिश के कारण, तो बिजली की थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। बाकी कोई नहीं, आएगी बिजली, मैं वीडियो बनाऊंगा थोड़ा लेट से, लेकिन आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, साथ में बता दूं दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि सर वीडियो हमको ऐसा लगा। रही बात आपकी मेहनत की, तो मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो जितना तपता है उसकी रंगत उतनी ज्यादा होती है, और मार्केट में उसकी पहचान उतनी ज्यादा होती है। मेरा एक सीधा सा बोलने का मतलब है कि एक कोयला और एक हीरा, कोयला थोड़ा कम तपता है, हीरा थोड़ा ज्यादा तपता है, इसलिए मार्केट में कोयला का वैल्यू थोड़ा कम है और हीरे का वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो तपिए, आप जितना ज्यादा तपोगे उतना ज्यादा आप निखरोगे। मैंने क्या बोला कि आप जितना ज्यादा तपोगे उतना ज्यादा निखरोगे। बोला गया ना कि अगर पत्थर उस मार से डर जाता कि मेरे पे हथौड़े बरसाए जा रहे हैं, मेरे को चोट पहुंचाए जा रहे हैं, अगर इस डर से वो पत्थर डर जाता तो वो एक अच्छा स्वरूप नहीं बनता, एक शिवलिंग नहीं बनता, और लोग उसकी पूजा नहीं करती। तो जो चोट खाएगा, जो दबाव को झेलेगा, जो गर्मी महसूस करेगा, वही जाके आगे सबसे कीमती और सबसे सुनहरा, मैं बोल सकता हूं एक ऐसा पत्थर बन के उभरेगा जिसका तोड़ और जिसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। तो कोयला बनने की प्रयास मत करो, कम तप कर, यानी कि कम ज्ञान लेके पढ़ने का प्रयास मत करो, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लेके पढ़ने का प्रयास करो, तब जाके आप लाइफ में सक्सेस करोगे और बहुत बड़ा अचीवमेंट आप पाओगे। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।